हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट पार्ट को लेकर। हमारे चैप्टर अपना जो चला था एग्रीगेट डिमांड एंड शॉर्ट टर्म इकोनॉमी आउटपुट बोल लो आप। तो इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं आज हम लोग। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेस डिमांड के बारे में, डिफिसिट डिमांड के बारे में, उनके क्या कॉजेज हैं, क्यों आखिर ऐसा हुआ, क्यों, क्या क्या कंसिक्वेंसेस, क्या क्या उसके इफेक्ट हैं, और फिर उस क्लास में समझेंगे आज इन्हीं दोनों टॉपिक्स के मेजर्स कैसे इन्हें हम करेक्ट कर सकते हैं। मैं जो डियर स्टूडेंट्स आप सभी बता दिया जाए कि इस चैप्टर को हमने लगभग 3 पार्ट में कवर किया हुआ था, 3 to 4 पार्ट्स में। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जहाँ पे एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस और बहुत कुछ हमने पढ़ा था पहले पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे इक्विलिब्रियम होता है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। फिर तीसरे पार्ट में पढ़ा था फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पूरी इसके थ्योरी में देखा था। और आज लास्ट पार्ट में यहाँ पे आ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जितने भी चैप्टर्स पहले हो चुके हैं, जैसे अपना नेशनल इनकम हो गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया, मनी हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप चेकआउट करना। और क्योंकि आप हो सकता है कि आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तब तक रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स भी आ चुके हों। तो क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे विजिट कर लेना एक बार। तो चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, सबका सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल आदित्य कॉमर्स। अब आइएगा यहाँ पे बच्चे, बात करते हैं यहाँ पे एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड को। बहुत आसानी से समझेंगे। पहले एक्सेस डिमांड को समझते हैं और फिर समझेंगे डेफिसिट डिमांड को। माय डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सेस डिमांड का थोड़ा सा मतलब समझो पहले आप। देखो डिमांड है ना, हाँ, एक्सेस डिमांड मतलब जब डिमांड ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड कहते हैं। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल से आपको समझाता हूँ ग्राफ इसका कैसे बनता है, फिर मैं समझाऊंगा जो मैंने बनाया। देखिए बच्चे, अभी ये फिगर ही तो आप समझिए, तो बनाना है एक्सेस अपना। ठीक है, ये लाइन आपके बच्चे हो गई एग्रीगेट सप्लाई की, एक्सेस हो गया, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन हो गई। इनकम जिससे हम लोग एग्रीगेट सप्लाई बोलो चाहे इनकम बोलो, दोनों सेम ही है। मैंने आपको पढ़ाया कि 45 डिग्री में लगभग ये बनाया जाता है। और ये मेरे बच्चे हो गए एग्रीगेट डिमांड की लाइन, हमने चीज को पहले पढ़ा हुआ कैसे बनता है। अब ध्यान समझिएगा, देखिए ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है सर, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलते हैं, इस जगह पे इक्विलिब्रियम हमारा होता है। सही बात है, बिल्कुल। तो ये एक सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मिलेगा, वहां पे इक्विलिब्रियम होगा। अब देखिए बच्चे, टॉपिक समझना शुरू करते हैं। देखिए एक्सेस डिमांड मतलब क्या होता है, डिमांड बढ़ गया। अब जो ये पहले एग्रीगेट डिमांड था, अब डिमांड अगर ये बढ़ जाएगा, यानी एग्रीगेट डिमांड अगर ये बढ़ जाएगा तो ये और ऊपर चला जाएगा। हाँ सर, तो ये ऊपर चला गया, तो बच्चे इसे कहते हैं डिमांड बढ़ जाना। क्या हो गया, डिमांड बढ़ जाना। अब आ जाओ अपने ग्राफ में, जो मैंने समझा बनाया, आप देखिएगा। तो भाई मैंने बताया आपको, ये लाइन मैंने बनाया एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है बच्चे। ये लाइन है हमारी, कौन सी लाइन हमारी है, एग्रीगेट डिमांड की, जो पहले थी। तो कहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ था बच्चे, देखो इस लाइन और इस लाइन का मीट यहाँ पे हुआ था। यानी ये जो सिचुएशन है बच्चे हमारे, ये फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जितने लोग इकोनॉमी में जॉब करने लायक थे, जितने लोग जॉब करना चाहते हैं, सभी को जॉब मिल गया है इस स्टेज में। ये कौन सा स्टेज है यहाँ पे, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मीट किए होते हैं, इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी यहाँ पे सबका सब कुछ है। अब कोई ऐसा आदमी ही नहीं बचा हमारा जिसे हम जॉब पे लगा पाए। अब देखो हमने बताया था आपको, जब एम्प्लॉयमेंट एकदम फुल है तो आउटपुट भी फुल है यार। हाँ, बात समझ रहे हो ना, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। अब एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ा ही नहीं सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता था ना आउटपुट बढ़ता, एम्प्लॉयमेंट बढ़ ही सकता, क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट यहीं पहुंच चुका था, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था। लेकिन मान लेते हैं इस टॉपिक में पढ़ना है यार एक्सेस डिमांड, यानी डिमांड बढ़ गया। सर कैसे बढ़ गया, कुछ भी कोई ऐसे कारण हुआ होगा, कुछ ऐसा कॉज हुआ होगा जिस वजह से डिमांड बढ़ गया। सर डिमांड कैसे बढ़ सकता है बच्चे, मैंने बताया आपको, मैंने एग्रीगेट डिमांड में पढ़ाया था 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हो सकता है कि कंज्यूमर की वजह से बढ़ गया हो, ज्यादा हम लोग कंजप्शन करने चले गए हो, इसलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया हो। ठीक है, या प्रोड्यूसर ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया हो तो बढ़ सकता है। सब कॉसेस है हमारे, गवर्नमेंट ने ज्यादा खर्च करना कर दिया हो तो हो सकता है। तो बहुत कारण हो सकते हैं जिससे एग्रीगेट डिमांड मेरा बढ़ गया है बस। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैंने देखिए 4 कॉसेस मैंने लिख दिए हैं कि इंक्रीज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हो सकता है ज्यादा हमने कंज्यूम करना चाहा इसलिए मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट में इंक्रीज कर दिया तो बढ़ सकता है, हमने इंपोर्ट कम कर दिया इंपोर्ट तो बढ़ सकता है यार।
ठीक है ना। डिमांड, मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं अपने यहाँ पे सामान बनाऊंगा, मैं अपने यहाँ पे सामान बनाऊंगा, अपने यहाँ के लोग से सामान मांगूंगा, मैं नहीं, मैं दूसरे देश से नहीं मांगूंगा, नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए चाइना से, मुझे नहीं चाहिए अमेरिका से, हाँ अपने इंडिया में मेक इन इंडिया काम करेंगे। तो जब काम करोगे तो डिमांड करोगे ना आप, और डिमांड करने के लिए जब सामान बढ़ेगा कैसे, बने नहीं पाएगा, क्यों, फुल एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। तो डिमांड इंपोर्ट में डिक्रीज होने की वजह से या टैक्स रेट कम कर दिया गया है। जब टैक्स रेट कम हो जाएगा, जरा ध्यान समझिएगा, मान लेते हैं जो मैंने वॉच पहना हुआ है इस समय, इस पे 28% का जीएसटी था, तो इसलिए इसकी वॉच के प्राइस हाइक हो गए, बढ़ गए। अगर मैं कहूँ इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स 28% से कम करके सिर्फ 2% कर दिया, तो क्योंकि ये टैक्स कम लगेगा तो इस घड़ी की वॉच की प्राइस कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या आप लेना चाहोगे? हाँ सर हम तो लेना चाहेंगे। अब लेना चाहोगे ना आप, अब कैसे ले पाओगे? जब लोग तभी ना, जब डिमांड, जब ये सामान और ये बनेगा, और ये बन ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट यही हो चुका है। तो ये कारण थे, कॉजेस थे, टैक्स रेट कम हो गया, इस वजह से हो सकता है कि डिमांड बढ़ गया हो। तो ये 4 कारण मैंने देखे जिस वजह से डिमांड मेरा बढ़ गया। तो देखो अब जब बढ़ गया तो ये फिगर यहाँ से चल के यहाँ चल गया, यहाँ पे पहले, तब ये बढ़ के यहाँ पे आ गया, यहाँ पे चला गया, देखो ऊपर मैं बना दिया लाइन हमारा, हाँ। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? सर इक्विलिब्रियम वहीं पे हो सकता है जहाँ पे ग्रेट डिमांड और ग्रेट सप्लाई मिलते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे मिले हैं, हमारे इस पॉइंट पे मिले हैं, तो अब एक नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा। नहीं जब मुझे ये बताओ, क्या इक्विलिब्रियम यहाँ पे होगा तो क्या मैं इतना सामान, क्योंकि नीचे देखो बच्चे, मैंने नीचे लिखा नहीं, मेरे पास स्पेस नहीं था, मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया है, आप लिख लो कॉपी में बच्चों कि एक्स एक्सिस के ग्राफ में हमेशा क्या बोलते हैं, इनकम और आउटपुट। तो ये क्या इनकम आउटपुट है। तो जरा मुझे ये बताओ, क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ क्या? नहीं सर, क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि सर जितने लोग इकोनॉमी में जॉब करने वाले थे उनको मैंने यहीं पे जॉब पे लगा दिया, मैं इतने यहाँ तक जा ही नहीं सकता, मैं यहाँ तक सामान बना ही नहीं सकता, क्योंकि भैया फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। जितने लोग काम करने वाले थे सबको तो मैं वहीं पे लगा चुका ना, तो मैं यहाँ पे बना ही नहीं सकता। समझ गए बात? बिल्कुल। तो जब मुझे ये बताओ इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, इसके इफेक्ट क्या क्या होंगे? इसका इफेक्ट सर यही पड़ेगा, पहली बात इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि इकोनॉमी में महंगाई आएगी, क्योंकि सामान में सप्लाई और होगा नहीं, गुड्स और बढ़ेगा नहीं, लेकिन डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, महंगाई आएगी। बच्चे ये तो ध्यान दिएगा, ये जो गैप है ना हमारा, ये जो गैप हमारा, ये गैप हमारा है, इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। पूछता है बहुत बार ये कौन सा गैप है, तो बच्चे ये है इन्फ्लेशनरी गैप, ये महंगाई वाला गैप है। इसका इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, महंगाई आ जाएगी। बात समझ लो, तो ये आप याद रखिएगा क्या हो जाएगा, इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे हमारे, इससे होने की वजह से क्या हो जाएगा, इससे हमारा इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बात समझ गए आपका? बिल्कुल सर, सब कुछ बढ़ने लगेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल, ये इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा। अच्छा सर कैसे सही होगा ये प्रॉब्लम, कैसे सही हो सकता है प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम सही कैसे होगा, प्रॉब्लम को सही करने के 2 तरीके हमारे पास में, एक फिजिकल मेजर्स भी होते हैं और एक मॉनेटरी मेजर्स भी होते हैं। बच्चे फिजिकल मेजर्स कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, और मॉनेटरी मेजर्स कौन करता है, आरबीआई सेंट्रल बैंक करता है हमारा। तो देखिएगा पहले समझते हैं फिजिकल के तौर पे कैसे इस प्रॉब्लम को सही किया जा सकता है। तो देखिए मुझे जरा ये बताओ, लोगों ने डिमांड क्यों किया होगा ज़्यादा? क्योंकि सर डिमांड ज़्यादा इसलिए किया होगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा हुआ होगा। अगर उनके यहाँ से पैसे हटा दे तो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बिल्कुल सर बिल्कुल। आप डिमांड क्यों करोगे, मुझे जरा बताओ, आप डिमांड क्यों करोगे? आपके जेब में, आपके अकाउंट में पैसा होगा तभी तो आप डिमांड कर रहे हो ज़्यादा। अगर मैं उस आपके अकाउंट से और आपके पॉकेट से रुपया निकाल दिया जाए तो आप डिमांड करोगे कि यार नहीं सर डिमांड नहीं करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो देखिएगा फिजिकल तौर पे क्या करेंगे, हम टैक्स को बढ़ा देंगे। जो 28% का टैक्स था ना जीएसटी का, अब हम इस पे 78% लगाएंगे। अब खरीदोगे क्या? सर नहीं खरीदेंगे सर, टैक्स बढ़ जाएगा, नहीं खरीदेंगे। क्यों? प्राइस बढ़ जाएगा, हम डिमांड नहीं करेंगे। तो टैक्स बढ़ा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। या फिर इंक्रीज इन पब्लिक बोरोविंग, गवर्नमेंट क्या करना है, गवर्नमेंट बोरोविंग कर ले, गवर्नमेंट सरकार उधार ले ले आपसे, भैया मुझे उधार चाहिए, गवर्नमेंट बोलेगी मुझे उधार दे दो। आपने उधार दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या किसी भी गवर्नमेंट को उधार दे दिया, और जब उधार दे दोगे तो आपके अकाउंट में पैसा बचेगा क्या? आपकी जेब में पैसे बचेंगे क्या? नहीं सर। तो जब पैसे नहीं बचेंगे तो डिमांड कहाँ से कर लोगे आप? लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैंने कुछ और लिखे हैं 2 के, बाकी और भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जरा और मॉनेटरी मेजर्स पे आओ तो
देखो मॉनेटरी मेजर्स देखो कैसे क्या हो सकता है। बैंक रेट, अच्छा बैंक रेट क्या होता है, मैंने बैंकिंग के चैप्टर्स में पढ़ाया है, सीआरआर एसएलआर सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप एक बार जाकर चेकआउट प्लीज कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बैंक रेट क्या होता है, रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक उधार देता है कमर्शियल बैंक को। जब देखो ये है आरबीआई और ये है कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब रेट जिस रेट पे ये देगा, अगर ये रेट महंगा कर दिया जाए, महंगे रेट पे कमर्शियल बैंक को दिया जाए, यानी जैसे मान लेते हैं ये आरबीआई है, कमर्शियल बैंक में चलो मान लेते हैं एसबीआई है, एग्जांपल एसबीआई है, महंगे रेट पे इसको देंगे तो महंगे रेट पे एसबीआई आपको देगा, महंगे रेट पे देगा। जब महंगे रेट पे देखो तो क्या आप सरकार आप जाके बैंक में उधार लोगे, लोन लोगे, आप पैसा लोगे, आप नहीं सब नहीं लेंगे, पैसा महंगा रेट पे दे रहा है ना, तो जब नहीं लोगे तो पैसे आपके अकाउंट, जब पैसे लोगे नहीं तो आपके पास पैसे आएंगे नहीं, और जब आएंगे नहीं तो डिमांड नहीं होगा, लो प्रॉब्लम सॉल्व। तो बैंक रेट बढ़ा दिया जाए, वही अप्रोच सीआरआर का भी है, सीआरआर को बढ़ा दिया जाए, वही अप्रोच पूरा है। मैं समझाया आपको लास्ट क्लास बैंकिंग चैप्टर्स में कैसे काम कैसे करता है। रेट जितने रेट्स हैं रेट्स को बढ़ा दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ गए बात, बिल्कुल सब बहुत आराम से सर समझ गए। आ जाओ उल्टा चलते हैं यहाँ पे, अब समझते हैं केस यहाँ पे डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड क्या होता है, अब कमी हो गई भैया, कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, लो यहाँ पे ज्यादा था अब यहाँ पे कम हो गया, उल्टा मतलब पूरा उल्टा हो गया, पूरा सब कुछ उल्टा कर दो आप। तो देखो यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई की लाइन थी बच्चे हमारी, और ये जो ऊपर मैंने बनाया है ये एग्रीगेट डिमांड था, वो मतलब मान लेते हैं पहले वाला था, ओरिजिनल था हमारा, ये ओरिजिनल था पहले वाला। तो इक्विलिब्रियम हमारी यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट था, हाँ सर। अब किसी वजह से डिमांड कम हो गया, किसी वजह से डिमांड क्यों कम हो गया, उल्टा कर दो। इसलिए कॉसेस को ना बस याद करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, बस एक का याद करो, उल्टा कर दो। जहाँ पे इंक्रीज वहाँ पे डिक्रीज कर दो बच्चे, और जहाँ पे इंक्रीज वहाँ पे डिक्रीज, और जहाँ पे डिक्रीज वहाँ पे इंक्रीज। जहाँ पे रेट कम किए हो वहाँ पे रेट बढ़ा दो, लो एकदम एक बार में आपको दोनों टॉपिक के पॉइंट्स याद हो गए। बहुत सिंपल ट्रिक दे दिया मैंने आपको। तो सही बात सकता है कॉसेस का, हो सकता है कि डिमांड लोग कम करें, लोग कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं करना चाहते हैं, हम भैया हम क्या करेंगे, हम अपने इंपोर्ट करेंगे, हम एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते। ये बहुत कारण हमारे हो सकते हैं, ठीक है। हमने टैक्स रेट क्या करते हैं, टैक्स रेट हमें बढ़ा दिया तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, टैक्स रेट बढ़ा दिया गया तो डिमांड नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो ये सब कॉसेस है, कारण है। यहाँ पे टैक्स रेट कम था इस वजह से डिमांड बढ़ा, हम टैक्स रेट को इंक्रीज कर दे, हाइक कर देंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे लोग। तो एक बहुत कारण हो सकते हैं, कॉसेस थे जिस वजह से हमारा ये फिगर क्या हो गया, जहाँ से डिमांड हमारा ऊपर से नीचे आ गया। यानी पहले ये फिगर था एग्रीगेट सप्लाई का, और ये पहले ये डिमांड था, ये पहले था, अब डिमांड कम हो गया तो नीचे लाइन आ जाएगा, नीचे बना दो इसको, नीचे बना दो यहाँ पे। और अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, जहाँ पे एडीएस में था यहाँ पे इक्विलिब्रियम नया हो जाएगा हमारा। वही बात मैंने कहा, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम हमारा हो जाएगा। तो बच्चे अब बताओ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। सर इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं बच्चे, इस गैप को बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ये क्या हमारा डिफ्लेशनरी गैप है, यानी क्या डिफ्लेशन आ जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा। बात समझिए। सर क्या इसे भी सही करना पड़ेगा क्या, भैया देखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है ना वहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखो ये प्रॉब्लम को आप देखो सॉल्व कैसे करोगे, इन प्रॉब्लम से बाहर कैसे मेजर से बाहर निकल सकते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, ये जो मैंने पॉइंट इसका लिखा था ना, फिर से वही बात उल्टा कर दो, उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पे टैक्सेस बढ़ाए थे ना, अगर टैक्सेस को कम कर देंगे, टैक्सेस कम कर देंगे तो क्या होगा, जब टैक्सेस कम कर देंगे तो आप उसके प्राइस भी कम हो जाएगा, आप डिमांड बढ़ा दोगे क्योंकि भैया टैक्स तो कम है, डिमांड बढ़ा दोगे, तो डिमांड बढ़ा दोगे तो फिर से यहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे हम लोग। बात समझ गए आप, बिल्कुल उल्टा कर दो। पब्लिक बोरोइंग आप इंक्रीज किए थे ना इस वाले एक्सेस वाले में, तो डेफिसिट वाले में डिक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो। सरकार उधार नहीं लेना चाहती आपसे, नहीं भी हम आपसे उधार, गवर्नमेंट बोलते नहीं भी हमें आपसे उधार नहीं चाहिए, नो आई डोंट वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम यू, आई डोंट वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम यू। तो आप क्या करोगे, आपके पास अकाउंट में पैसे बचे रहेंगे, और जब बचे रहेंगे तो आप सामान खरीदोगे, डिमांड करोगे, तो फिर से यहाँ से यहाँ चले जाओगे, ले लो उल्टा। और फिर यहाँ पे मॉनेटरी वाले में फिर उल्टा कर दो, बैंक रेट यहाँ पे हमने तीनों में बढ़ाया, यहाँ पे रेट बढ़ाते हैं एक्सेस वाले में, यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे घटा दो, डिक्रीज कर दो लोग। क्या समझिए आगे, ये आरबीआई था, ये एसबीआई था कमर्शियल बैंक, और ये आप हो। अब ये ना आरबीआई एसबीआई को दे रहा है बहुत कम, बहुत लो रेट पे दे रहा है, बहुत सस्ते रेट पे दे रहा है। तो जब सस्ते रेट पे देखो तो एसबीआई भी आपको, कमर्शियल बैंक भी आपको सस्ते रेट पे देगा। जब बहुत कम रेट पे आपको इंटरेस्ट, आपको 1 करोड़ तक का लोन ले लो भैया आप, और रेट है सिर्फ 1% का, तो बहुत दूर लेने पहुंच जाएंगे। जब बहुत लोग डिमांड करेंगे जाके लोन लेंगे तो फिर क्या होगा, लोग के पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो फिर डिमांड करेंगे, लोग प्रॉब्लम सॉल्व, यहाँ से यहाँ चले गए। तो जितने रेट हमने यहाँ पे बढ़ाए थे यहाँ पे घटा दोगे तो डेफिसिट डिमांड का टॉपिक हो गया।
बहुत सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है, आराम से समझना है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो उसके पॉइंट्स को रिवर्स कर दोगे तो बन जाएगा ये वाला। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई डाउट है तो पूछ दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं एक और पार्ट लाके आपको समझा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग कल पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ने वाले न्यू चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।